हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर एंड द चैप्टर इज लाइट एनर्जी। तो लाइट के बारे में हम ऑलरेडी अपनी जूनियर क्लासेस में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके एग्जाम्पल्स, प्लेन मिरर्स, कैसे रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, ये काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ी हैं क्लास 6 एंड क्लास 7 में। आज इसी डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और हम कुछ नया डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, let's get started। तो सबसे पहले तो हमारा रिकॉल है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हमने स्पीड ऑफ लाइट पढ़ा है 7th में। तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग मीडियम में, जैसे वैक्यूम में, तो हम वहां पर वैक्यूम को एयर और इन दोनों को हम सिनोनिम्स ले रहे थे, राइट? वाटर में, ग्लास में, तो इन सब में जो स्पीड होती है लाइट की वो कैसी होती है? वो अलग अलग होती है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर वैक्यूम छोड़ के इस बार अगर हम एयर बोलें, सो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वहीं पर वाटर में इट इज 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड ग्लास में इट इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मैंने एक काफ़ी अच्छा सा एग्जाम्पल देके ये समझाया है। आप हमारे शॉर्ट्स में भी देख सकते हो। आपको लर्नो हब 6, 7, 8 के चैनल में शॉर्ट्स पे जाना है, वहाँ पर एग्जैक्टली सेम चीज़ मैंने आपको ये बताई है कि क्यों इनके लाइट में डिफरेंस होता है। और जिसको थोड़ा और डीपली समझना है वो सीधा क्लास 7 का लाइट चैप्टर एक बार देख लेना, तो आपको समझ आ जाएगा कि तीनों में स्पीड का डिफरेंस क्यों है, राइट? ओके, सो यहाँ पर देखो 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज सेम इन ऑल ऑफ देम। ठीक है, बस याद क्या रखना है? सीक्वेंस। सो सीक्वेंस इज एयर, वाटर एंड ग्लास। सो 3, 2.25 एंड 2, तो ये याद रखना है। अब क्योंकि फिजिक्स में हम बोलते हैं कि कोई भी चीज़ जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, पास हैं, दैट इज सेड टू बी डेंसर, और वो चीज़ जिसमें पार्टिकल जो हैं वो दूर दूर हैं, हम उसे रेयरर बुलाते हैं। तो जब भी हम डेंसर या रेयरर की बात करते हैं, ठीक है, डेंसर या रेयरर की बात करते हैं, तो इस दोनों ही केसेस में हम क्या करते हैं? हम किन्हीं दो चीज़ों का कंपैरिजन लेते हैं। जैसे मैंने एक ले लिया एयर और दूसरा मैंने ले लिया वाटर। तो एयर और वाटर में हम पढ़ चुके हैं, मैंने कई शॉर्ट्स भी बनाए हैं इस पे, तो अगर आपको कोई डाउट है एक बार जाके उनको देखना, ठीक है। तो अब एयर जो है और वाटर जो है, तो एयर के जो पार्टिकल्स हैं, क्योंकि गैस है तो गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। वाटर के पार्टिकल्स कंपैरेटिवली लिक्विड के थोड़े पास होते हैं। सो इन दिस केस एयर इज सेड टू बी रेयरर मीडियम एंड वाटर इज सेड टू बी डेंसर मीडियम। तो ये बुलाया जाता है कि एयर इज ऑप्टिकली रेयरर देन वाटर, ठीक है, या फिर वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर देन एयर, राइट? तो ये वही सारे रेपिटेशंस है जो हमने क्लास 7 में किए हैं। कोई भी डाउट हो, इनिशियल वीडियो जो है लाइट चैप्टर की क्लास 7 की, आप वो देख लोगे ना, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका ना एकदम रिफ्रेश हो जाएगा। ओके, नाउ स्पीड ऑफ लाइट, द मीडियम इज सेड टू बी डेंसर अगर स्पीड ऑफ लाइट उसमें कम होती है। मान लो यहां से लाइट आई, कहीं से लाइट आई, आगे कोई और चीज थी, जब उसके अंदर लाइट एंटर हुई और उस लाइट की स्पीड कम हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो पर्टिकुलर मीडियम जो है जिसके अंदर अब लाइट एंटर हुई है, क्योंकि स्पीड डिक्रीज हुई है, सो दैट मीडियम इज सेड टू बी डेंसर। और अगर स्पीड इंक्रीज होती है, सो दैट मीडियम इज सेड टू बी रेयरर। रेयरर मतलब कि पार्टिकल्स रेयर हैं, दूर दूर हैं, ठीक है। डेंसर मतलब काफी टाइटली एक दूसरे के आसपास हैं, राइट? सो आई होप दिस इज क्लियर। एंड इट इज ऑल्सो सेड दैट, हम पिछली क्लास में हमने क्या किया था? एयर और वैक्यूम को हम एक तरह सिनोनिम्स ले रहे थे, बट एक्चुअली दे आर नॉट। वैक्यूम जो है इट इज बेसिकली नो मीडियम, या फिर इसे हम वैक्यूम बुला रहे हैं। सो वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से भी ज़्यादा हो सकती है।
ओके, सो आई होप दिस बेसिक इज क्लियर। अब हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा था कि एक रे ऑफ लाइट आई और इसको हमने क्या बुलाया, इसको हमने बुलाया इंसिडेंट रे, राइट। ये इस सरफेस पे स्ट्राइक हुई और दूसरी तरफ चली गई, तो इसको हमने क्या बुलाया, रिफ्लेक्टेड रे। तो बेसिकली ये इस मीडियम में एंटर नहीं हुई, यहां पर स्ट्राइक की और यहां से बाउंस होके दूसरी डायरेक्शन में चली गई, राइट। और बीच में हमने क्या बनाया था, एक डॉटेड लाइन जिसे हम बुला रहे थे नॉर्मल। ओके, तो अब दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। बेसिक क्लियर, ओके। तो अब हम मूव करते हैं इनटू द नेक्स्ट टर्म, द न्यू थिंग दैट इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन दिस क्लास, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर लाइट बाउंस बैक नहीं करती है, यहाँ पर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर होती है। कैसे, तो जब भी मान लो ये है एयर, ये एयर ही है और ये है से ग्लास, ठीक है। अब देखो एयर की अगर हम बात करते हैं एयर क्या है, एयर एक गैस है, इसमें पार्टिकल्स काफी दूर दूर हैं, ठीक है। वहीं पर ग्लास क्या है, इसमें पार्टिकल्स काफी पास पास हैं। तो ये दोनों क्या है, ये एक तरह से अलग मीडियम है, ये बिल्कुल एक जैसे नहीं है। इनका जो पार्टिकल्स का, जो मॉलिक्यूल्स का कॉम्पोजिशन है या उनका अरेंजमेंट है वो काफी अलग है। सो दीज टू आर सेड टू बी टू डिफरेंट मीडियम्स, राइट। तो जब एक मीडियम से लाइट एंटर होती है इनटू द अनदर मीडियम, तो ये बाउंस बैक नहीं करती है, ये चेंज कर लेती है अपनी डायरेक्शन को या फिर अपने पाथ को। ओके, सो व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, इट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बुलाते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो दिस इज द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट तो होना चाहिए, लाइट को पास करना है तो उसको ट्रांसपेरेंट तो होना ही पड़ेगा, राइट। सो दैट इज, इट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मीडियम, जो देखने में ट्रांसपेरेंट लगे, टू अनदर, सो दैट इज कॉल्ड एज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जहां पर रिफ्लेक्शन में लाइट ऐसे बाउंस हो रही थी, यहां पर लाइट जो है वो दूसरे मीडियम में एंटर करके अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है। ऑल राइट, तो दोनों में डिफरेंस समझ आया। नाउ देर आर सम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस फॉर दिस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप आगे जाके रे डायग्राम्स ड्रॉ करोगे तो ये बेसिक ऑब्जर्वेशंस आपको पता होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन्स आपको पता होने चाहिए, ताकि आप रे डायग्राम्स को अच्छे से बनाओ। ओके, तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है, सो दिस इज एयर, दिस इज वाटर या फिर ग्लास रख लो, ठीक है। तो जब एक रे ऑफ लाइट हवा से एंटर करती है या फिर वाटर में या ग्लास में, क्योंकि दोनों ही केस में एयर जो है वो रेयरर मीडियम है, क्योंकि एयर एक गैस है जिसमें पार्टिकल्स दूर दूर हैं। वहीं पर वाटर जो है या ग्लास जो है वो एयर के कंपैरिजन में डेंस हैं, उनके पार्टिकल्स काफ़ी पास पास हैं, ठीक है। तो जब भी एक रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ आती है। तो जैसे हम पहले करते थे कि दिस लाइट इज द इंसिडेंट लाइट, ठीक है। ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, और बीच में हम एक डॉटेड लाइन, जहां पर ये रे ऑफ लाइट फॉल करेगी इन दोनों मीडियम में, ठीक है, मीडियम के जंक्शन पे जहां पर ये रे ऑफ लाइट फॉल करेगी ना, वहीं पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, डॉटेड लाइन, जिसे हम नॉर्मल बुलाते हैं। तो वो इंसिडेंट रे जो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है वो नॉर्मल की तरफ को बेंड होती है। ये क्या बात हुई मैम, देखो अगर आप इसका एक्चुअल पाथ देखो कि अगर इसको सीधे आना है तो ये सीधे आएगी, तो ये वाला पाथ फॉलो करेगी, ये है इसकी इनिशियल डायरेक्शन। लेकिन क्योंकि ये रेयरर से डेंसर में आई है तो ये इस पाथ में नहीं, ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ को आई है, ठीक है। थोड़ा सा किसकी तरफ को आई है, नॉर्मल की तरफ को बेंड हो गई है, right? So this is the first observation. The ray of light traveling from rarer to denser medium, it bends towards the normal. Okay, and second observation is when a ray of light is traveling from denser to rarer medium. अब हमने ये बोल दिया कि अब ये जो ray of light है वो ग्लास या फिर वाटर से जो कि डेंसर मीडियम है
उनसे जा रही है एयर की तरफ, जो कि एक रेयरर मीडियम है। तो जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी, वो कहाँ जाएगी? इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो वैसे ही इंसिडेंट रे बनाई, वैसे ही नॉर्मल बनाया, और ये इसकी इनिशियल डायरेक्शन थी इस रे ऑफ लाइट की, लेकिन इसने ये पाथ ना लेते हुए ये वाला पाथ लिया, तो नॉर्मल से ये कहाँ गई है? दूर गई है, राइट? ऐसे आना चाहिए था, तो ऐसे तो आई नहीं, ना ही इस तरफ को आई, ये इससे दूर गई। सो दिस इज द सेकेंड एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। और तीसरी वही है जो हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी पढ़ी थी। अगर कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है और वो नॉर्मली परपेंडिकुलर, जैसे ये मीडियम है और ये रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है, तो ये ऐसे के ऐसे ही उस मीडियम में पास करेगी। ये ना तो नॉर्मल से दूर जाएगी, ना नॉर्मल के पास आएगी, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बिना डेविएट हुए ये पास करेगी। सो रे ऑफ लाइट फॉलिंग नॉर्मली ऑन द सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडिया पासेस अनडेविएटेड, वो डेविएट नहीं करेगी। ऑल राइट, बात क्लियर हो गई? ओके, नाउ अगेन सम ऑफ द रिलेटेड टर्म्स टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इंसिडेंट रे, तो मैं यहाँ पर ना एक ग्लास स्लैब बना देती हूँ, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, पिछली क्लासेस में हमें बेसिक पता है, तो यहाँ भी वही है। तो ये मान लो दिस इज एयर एंड दिस इज ग्लास। तो एयर इज अ रेयरर मीडियम, ग्लास इज अ डेंसर मीडियम। तो एक रे ऑफ लाइट जो आई और इस सरफेस पे गिरी, सो दिस इज व्हाट? दिस इज द इंसिडेंट रे, ठीक है। अब इस पॉइंट पे ही हम एक डॉटेड लाइन बनाते हैं जिसे हम क्या बुलाते हैं? नॉर्मल रे। एंड नाउ सिंस द रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर R to D, so it will move towards the normal, ठीक है, and this ray is called as the refracted ray। तो तीनों ही चीजें समझ आई? सिंपल है ना, क्योंकि ये तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है अपने प्रीवियस सेशन में भी, तो जैसा रिफ्लेक्शन में था ये भी वैसा ही है। अब बात आती है एंगल्स की। तो एंगल्स भी बस वैसे ही काफी सिंपल हैं। तो यहां से रे ऑफ लाइट आई, राइट, तो एयर से आई, ग्लास में एंटर हुई, तो इट विल गो टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो वो एंगल जो इस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके। वो एंगल जो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में बन रहा है, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब जैसे हम वहां पर पढ़ते थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वैसा यहाँ पर रिफ्रैक्शन के केस में कुछ नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर वो नॉर्मली गिर रही है कोई भी रे, मतलब एक रे ऑफ लाइट आई और वो ऐसे स्ट्राइक हुई परपेंडिकुलर, तो वो सीधी चली जाएगी। तो इस केस में ही सिर्फ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल होता है, दैट इज 0 डिग्री। अदरवाइज एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल नहीं होते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के केस में। ओके, सो आई होप ये जो बेसिक्स थे ये आपको क्लियर हुए। कहीं भी कोई डाउट हो, आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन। तो चलो इन्हीं रिलेटेड टर्म्स को देख तो हमने लिया है, एक बार और एक चीज रिकॉल कर लेते हैं, दैट इज टुवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखो, अब एक रे ऑफ लाइट है जो एक रेयरर मीडियम से एक डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है। तो यहां पर क्या हो रहा है? OA इज द इंसिडेंट रे। ये इस पॉइंट पे O पे जो सरफेस है उस पे आके स्ट्राइक हो रही है, राइट, और N and M आर द नॉर्मल, X and Y इज द सरफेस ऑफ दैट सेकेंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसका मीडियम डेंसर है। अब यहां पर अगर आप देखो, दिस इज द इनिशियल डायरेक्शन, बट ये इस डायरेक्शन को ना लेके इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट। सो रेयरर, डेंसर एंड टुवर्ड्स, ठीक है। सो दिस मीन्स कि जब भी एक रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगी, इट विल ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो दिस एंगल इज सेड टू बी द इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। याद रहेगा? तो इसको RTD, इसको कैसे भी याद रख सकते हैं, जैसे R इज रखें तुम्हें दूर, ठीक है, तो ऐसे ही याद रख लेना, रखें तुम्हें दूर,
तो अब किसको दूर रखना है, तुम्हें में अब आपने स्ट्रेस को रखना है या फिर डिस्ट्रैक्शंस लिखना है, वो अपने दिमाग में सोच लेना, ताकि आपको ये ऐसे याद रहे कि जब भी आपको रे डायग्राम बनाने को आए तो आपको ये पता चले कि रखें तुम्हें दूर, लेकिन जिसको आप दूर रखना चाह रहे हो वो बेसिकली कहाँ पर जा रहा है, नॉर्मल की तरफ। सो in rarer and when there is rarer and denser medium, so the refracted ray moves towards the normal, ठीक है, ओके। द नेक्स्ट वन इज द लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम। अब ये डेंसर है, ये रेरर है, तो इस केस में तो हम क्या कर रहे हैं, डेंसर टू रेरर, और इसमें एक डर बन रहा है किस चीज का। सो व्हेन इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो क्या बन रहा है, एक डर बन रहा है, राइट तो बस ऐसे ही इन दोनों चीजों को याद रखना है। ऑल राइट, ओके। सो नाउ कमिंग ऑन टू द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे वैसे ही हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो पहली चीज जो इसमें भी सेम है, विच इज द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है, सेम ही है। दूसरा इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया and a given color of light, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant। अगर हमें कोई एक given मीडिया है, दिया हुआ है, ठीक है, तो मान लो एक ग्लास है और एक एयर है। मान लो हम रेड लाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें मान लो वी आर टॉकिंग अबाउट एयर एंड ग्लास, दिस इज आवर कॉम्बिनेशन एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द रेड लाइट फॉलिंग जो एयर से ग्लास में एंटर होने वाली है। तो इस केस में जब भी हम रेशो लेंगे साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट इज व्हाट, कांस्टेंट इज म्यू। इसे क्या बुलाते हैं, म्यू। क्या बुलाते हैं, म्याऊ से याद रख लेना, म्यू। ओके, सो दिस इज आवर सेकेंड लॉ, और इस पे ना आपको कई बार क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। सो इस क्लास में आए तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, वैसे आएंगे नहीं इस क्लास में, ये थोड़े बड़े लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर आपको मेजरली जो पूछा जाएगा दैट इज कि जब लाइट रे रिफ्रैक्ट होती है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो वो किस तरफ को बेंड करती है। तो बस वो आपके लिए इस क्लास में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन लॉज को हम स्नेल्स लॉ भी बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं स्नेल्स लॉ, क्योंकि 1621 में एक साइंटिस्ट जिनका नाम स्नेल था, उन्होंने इन लॉज को डिस्कवर किया था। तो ये जो हमने म्यू पढ़ा, दैट इज साइन आई बाय साइन आर, सो दिस इज sin I by sin R, so this is also called as the refractive index of second medium with respect to the first. So mu is the refractive index of second medium with respect to the first, जैसे कि speed of light in first medium over speed of light in second medium। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर एयर से लाइट एंटर हो रही है ग्लास में, सो म्यू विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, राइट। तो इस चीज में भी ना काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो जब भी जैसे अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए बोला गया है दो मीडियम का, तो हम पहले लिखेंगे म्यू का सिंबल। अब जो मीडियम नीचे है, मतलब जैसे लाइट एंटर ऐसे हो रही है फ्रॉम एयर टू ग्लास, ठीक है, तो ग्लास को हम नीचे लिखेंगे, एयर को हम ऊपर लिखेंगे, और हम इसको पढ़ेंगे कैसे, पढ़ेंगे इसको उल्टा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। कोई भी डाउट हो आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछना है, या फिर लेनो हब स्वयं की क्लास बुक करनी है, सिंपल। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसमें कि हमने साइन आई बाय साइन आर पढ़ लिया। तो हम देखते हैं कि अगर हमारे पास से स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन से ग्लास, राइट, ओके, सो से वाटर नॉट ग्लास, ठीक है। तो पहले वाटर के साथ करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी है, 3 × 10⁸, और वाटर में कितनी है, तो दिस इज मीटर पर सेकेंड, वाटर में कितनी थी 2.2
5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से जो हमारा आंसर इसको सॉल्व करके आएगा दैट विल बी अराउंड 4/3 और ये कुछ 1.33 होगा। इसको आप अच्छे से सॉल्व करके देखना, ठीक है। दूसरा, अगर मैं एयर और ग्लास की बात करती हूँ तो एयर में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है स्पीड, और ग्लास में कितनी है, याद करो, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। तो अगर ये सब कट गया तो यहाँ पर 3/2 बचा, सो इट विल बी अराउंड 1.5, ठीक है। तो जब भी आप एक चीज आप नोटिस करोगे, एक तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, रिमेंबर दैट। दूसरा, कोई भी ऐसा मीडियम नहीं है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम हो, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कभी भी आपको निकालने के लिए बोला गया है तो आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1, नेवर लेस देन 1। इट कैन बी 1, दैट इज फॉर एयर, बट बाकी उससे ज़्यादा ही रहेगा। ऑल राइट, सो आई होप दिस इज क्लियर। ओके, तो बेसिकली हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, मतलब एक ऐसा मेजर जिससे, मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जिससे हम ये मेजर कर रहे हैं कि लाइट की बेंडिंग कितनी हुई है, ठीक है। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर हुई है तो कितनी बेंडिंग ऑफ लाइट हुई है, सो दैट इज कॉल्ड एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में इस बार हमें कुछ खास है नहीं, और इतना ही आपको समझ लेना जरूरी है, इससे ज़्यादा हम सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। All right, so I hope this much is clear. Okay, now the effects of refraction. तो जब भी अगर आप एक ग्लास लो या एक बोल लो जिसमें आप पानी डालो, या एक बीकर ले लो, ठीक है, उसमें पानी डाल दो, तो जब आप साइड से, जैसे इस पोजीशन से जब आप इस वेसल को देखोगे तो आपको जो डेप्थ है ना इस वेसल की वो थोड़ी कम दिखाई देगी, ठीक है। लेकिन अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको डेप्थ एकदम सही दिखाई देगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप साइड से देख रहे हो तो रे ऑफ लाइट जो है यहाँ से आ रही है, ठीक है, वो जब इस सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है और वाटर से एयर में एंटर हो रही है, तो उस केस में ये रे ऑफ लाइट इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो जब इसको मतलब पीछे को बैक ट्रेस किया जाएगा, सो इट विल कम आउट टू बी हियर। वेयर एज जब हम ऊपर से देख रहे हैं तो जो रेज ऑफ लाइट है, क्योंकि नॉर्मली हम देख रहे हैं तो नॉर्मली जो रे ऑफ लाइट है वो सीधा परपेंडिकुलर ऐसे ट्रैवल करती है, राइट। तो जब यहाँ से देखेंगे तो रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर आएगी और वो यहाँ पर फॉल होगी। इज इट क्लियर? तो यहाँ से आई और यहाँ पर गिरी और इसने अपना पाथ जो है वो रिट्रेस किया, तो ये आपको बिल्कुल एक्चुअल डेप्थ दिखाएगा। लेकिन जब आप साइड से देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर बेंडिंग ऑफ लाइट हुई है, तो इसकी वजह से जब आप इसको रिट्रेस करोगे तो ये इस पॉइंट पे आपको मिलते हुए दिखाई देगा दूसरी रे ऑफ लाइट से, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि डेप्थ ये नहीं बल्कि ये है। तो कई बार ऐसा होता है ना, जब साइड से अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि यार कम स्विमिंग पूल, कम डीप है, लेकिन वहीं पर थोड़ा पास जाके बिल्कुल ऐसे सीधे नीचे देखने की कोशिश करो, ठीक है, तो आपको क्या तब पता चलता है कि एक्चुअली इट इज मोर डीपर। जो हमें साइड से दिख रहा है उससे भी ज़्यादा डीपर है। सो दैट इज द रियल डेप्थ, एंड दिस डेप्थ जो हमें नज़र आ रही है जब हम ओब्लिकली देख रहे हैं, जब हम साइड से देख रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज द एपरेंट डेप्थ। सो द डेप्थ ऑफ वाटर इन वेसल व्हेन सीन फ्रॉम एयर अपीयर्स टू बी लेस, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। काफ़ी सिंपल था। अब इसके लिए आप काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो घर पे। तो करना क्या है, एक वेसल लेना है, उसमें एक कॉइन डाल देना है, उसको अब आप साइड से देखोगे तो वो आपको बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल मतलब जहाँ पर है बिल्कुल वैसा दिखाई देगा। लेकिन जब आप उसमें पानी डाल दोगे तो वो आपको इस पोजीशन पर नहीं बट इस पोजीशन पर देखने को मिलेगा। देखें, चलो, तो मेरे पास है एक ग्लास जिसमें मैंने 20 रुपये का कॉइन डाला है और एक है पानी से भरी हुई बॉटल। तो जब मैं इस कॉइन को यहाँ से थोड़ा सा साइड से देख रही हूँ तो ये मुझे एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे दिखाई दे रहा है। अब जैसे जैसे मैं इसमें ये पानी डालती जाऊंगी तो मुझे अब ये कॉइन जो है ना वो थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा है,
ठीक है, तो देखने में डिफरेंस काफी क्लियर है। पहले मुझे कॉइन छोटा दिखाई दे रहा था, अब मुझे कॉइन जो है ना वो थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, थोड़ा ऊपर दिखाई दे रहा है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट जो है वो एयर वाटर से आ रही है, दैट इज अ डेंसर मीडियम, और फिर वो रेयरर मीडियम में एंटर कर रही है। सो व्हेन लाइट comes from denser to the rarer medium, it bends away from the normal। तो उसकी वजह से जो एक्चुअल डेप्थ है ना वो मुझे इस ग्लास में फील नहीं हो रही है, मुझे जो पोजीशन है कॉइन की वो मुझे थोड़ी रेज्ड समझ आ रही है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। वैसे ही एक इसी जार में पानी तो आपने पहले मतलब जार लो, उसमें सिर्फ पेंसिल डाल दो तो पेंसिल आपको बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट दिखाई देगी। लेकिन जब अब आप इसमें पानी डाल दोगे ना तो आपको लगेगा कि पेंसिल जो है वो बीच से टूट गई है, वो ऐसे सीधी नहीं है, वो थोड़ी बेंड है। क्यों? क्योंकि अब रे ऑफ लाइट, क्योंकि जब वाटर से एयर में एंटर हो रही है सो इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्योंकि अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है तो उसकी जो उसका जो ये वाला पोर्शन है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राइट। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये भी करके देख सकते हैं। तो अब मैंने क्या किया है, अब मैंने सेम ग्लास लिया है और सेम पानी की बॉटल ली है और इसमें ये एक स्पून डाल दिया। तो जब मैंने इसमें स्पून डाला तो मुझे स्पून एकदम ऐसे सीधा दिखाई दे रहा है, लेकिन अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। ठीक है, तो अब जब मैं इसको देख रही हूं तो बीच में ना मुझे ये स्पून जो है ना वो एकदम ऐसे बेंट दिखाई दे रहा है, जैसे कि बेंड हुआ हो। मैं सेम एक्सपेरिमेंट को इस पेंसिल से भी करके देख सकती हूँ, ये ज़्यादा क्लियर है। तो अगर आप देख रहे हो तो आपको बीच में बेंड दिखाई दे रहा है इसमें, तो यहाँ पर ना एक बेंड है। ठीक है, तो पेंसिल ऐसे सीधी नहीं, ऐसे बेंड दिखाई दे रही है, जैसे बीच से टूट गई हो। सो दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो ये सिंपल डेली ऑब्जर्वेशंस जो है हमारी, वो कहीं ना कहीं हमारी साइंस से ही जुड़ी हुई हैं। बस कई बार हमें पता होता है कि पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, कई बार नहीं पता होता। लेकिन अब नेक्स्ट टाइम से जब भी आप एक पेंसिल को, एक कॉइन को या फिर एक स्पून को पानी में ऐसे टूटा हुआ, मतलब पेंसिल को और स्पून को टूटा हुआ और कॉइन को रेज्ड देखोगे तो आप समझ जाओगे कि दिस इज बिकॉज ऑफ अ फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। तो नाउ कमिंग ऑन टू द अर्ली सनराइज एंड लेट सनसेट। तो कैसा होता है, तो देखो ये है अर्थ, ठीक है, और सन की एक्चुअल पोजिशन मान लो ये है, सनराइज से पहले और सनसेट के बाद में। तो हम ना अर्थ और जो स्काई है उसके बीच में ना एक इमेजिनरी लाइन हम एक तरह से ड्रॉ करते हैं और उसे हम बुलाते हैं होराइजन। मतलब एक ऐसा लेवल जहां पर अर्थ और जो स्काई है दे अपीयर टू मीट, कि हम एक ही लेवल पर हैं, एक लेवल पर हमें लगते हैं। तो मान लो कि आप यहाँ पर खड़े हो अर्थ में, ठीक है। अब जो अर्ली सनराइज से पहले आप आ गए हो, आपको क्योंकि आज सनराइज देखना है तो आप पहले आ गए हो। तो अब जब आप यहाँ पर खड़े हो और सन अभी यहाँ पर है, ठीक है, तो इससे पहले कि वो यहाँ पर होराइजन पर पहुंचे आपको सन पहले ही ऊपर दिखाई देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब रे ऑफ लाइट आ रही होती है, अब होता क्या है कि जब अर्ली मॉर्निंग्स होती हैं और जब सनसेट हो रहा होता है उस टाइम पर जो ऊपर वाला अर्थ का जो स्पेस होता है ना, जो एटमॉस्फेयर की ऊपर वाली लेयर्स होती हैं वो गर्म हो जाती हैं। ठीक है, सो दे बिकम रेयरर, और बिकॉज दे आर लिटिल हॉट सो दे बिकम वार्म, सो दे बिकम रेयरर। और वहीं पर जो नीचे वाला सरफेस है इट बिकम्स डेंसर बिकॉज इट इज कोल्ड। तो हमने पढ़ा है ना हीट वाले चैप्टर में। सो जैसे हॉट एयर और कोल्ड एयर होती है तो हॉट एयर इज रेयरर एंड कोल्ड एयर इज डेंसर। क्योंकि वो डेंस होती है तो वो नीचे की तरफ आती है। ठीक है, अब होता क्या है कि रे ऑफ लाइट तो यहाँ से आ रही है जहाँ से उसको आना है, लेकिन जब वो इस सरफेस पे पहुंच रही है तो यहाँ पर ना क्योंकि इट इज डेंसर और
जो रे ऑफ लाइट है वो डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जा रही हैं. सो व्हेन द रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, रे ऑफ लाइट की बेंडिंग हो रही है. तो सन की एक्चुअल पोजीशन ये है, लेकिन आपको सन जो है वो इस पोजीशन पे दिखाई दे रहा है, एंड दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज द एपरेंट पोजीशन ऑफ द सन. एंड व्हाई दिस हैपेंस? व्हाई? Because of the refraction of light rays that are coming from the sun. तो जितनी भी लाइट रेज हैं जब वो इस सरफेस पे आ रही हैं, ठीक है, यहाँ पर आ रही हैं, तो वो रिफ्रैक्ट हो जा रही हैं. रिफ्रैक्ट होने की वजह से जब हम इसको इमेजिनरी ऐसे अगर हम प्रोड्यूस करें तो सन यहाँ के बदले आपको यहाँ पर दिखाई देगा. ठीक है, तो मतलब रे ऑफ लाइट तो ऐसे सीधी ही आ रही है, लेकिन यहाँ पर आके इस सरफेस पे आके वो रिफ्रैक्ट हो रहे हैं. राइट तो इसीलिए हमें सन जो है, इससे पहले कि वो होराइजन पे पहुंचे, हमें उससे कुछ मिनट्स पहले ही सन देखने को मिलता है. और जब सन सेट भी हो जाता है उसमें उस टाइम पर भी सन सेट हो चुका है, होराइजन से नीचे है, लेकिन फिर भी हमें सन कुछ मिनट्स के लिए ज़्यादा दिखाई देता है. राइट, सो दैट इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सो मिराज इन डेजर्ट्स. आपने ना कभी बहुत गर्मी है और आप ट्रैवल कर रहे हो और रोड पे आप चल रहे हो, तो आपको कई बार लगता है कि आगे पानी है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो वो रोड का पानी जो है वो डिसअपियर होता जाता है. ठीक है, तो यही होता है मिराज इफेक्ट. तो इसी को हम डेजर्ट के केस में पढ़ते हैं. मान लो कि आप इस कैमल पे बैठे हो डेजर्ट में. ठीक है, आपको बहुत प्यास लगेगी, गर्मी है तो भाई प्यास तो लगेगी. राइट, और आपको आगे ऐसा लगता है कि पानी है तो कितना मज़ा आएगा. राइट, लेकिन वो पानी नहीं होता है, वो एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है. तो होता क्या है कि अगर ये इस सरफेस को मान लो डेजर्ट का सरफेस, ठीक है, ये है सॉइल. अब अगर मैं अपने हाथ को यहाँ रखूँ और डेजर्ट में मैं अपने हाथ को इस हाइट पर रखूँ, तो आई कैन क्लियरली फील द डिफरेंस इन वो टेम्परेचर में. तो बेसिकली यहाँ पर मुझे ज़्यादा गर्म लगेगा और यहाँ पर मुझे कम गर्म लगेगा. सो दिस इज बिकॉज कि जो हवा सरफेस के पास है दैट इज मोर वार्मर एज कंपेयर टू द एयर अबव द ग्राउंड. ठीक है, तो जैसे 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 ऊपर जाते जाएंगे हवा ठंडी होती जाएगी, लेकिन ग्राउंड के पास वो बहुत गर्म होगी. तो ऐसा ही कुछ अब यहाँ पर होता है. अब क्या है कि आपके सामने एक ट्री है. राइट, अब आप यहाँ पर बैठे हो इस कैमल के ऊपर और आप देख रहे हो इस ट्री को. ट्री ये सामने है, लेकिन हो क्या रहा है कि यहाँ पर बड़ी सारी लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की. तो नीचे जो है वो रेयरर है. जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे वो डेंसर होता जाएगा. ठीक है, तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे हवा जो है वो ठंडी होती जाएगी. राइट, तो अब आप तो यहाँ पर बैठे हो, आप तो यहाँ से देख रहे हो, तो इस ट्री की जो रिफ्लेक्शन है, यहाँ पर लाइट गिरी, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई एंड इट एंटर्ड दिस सरफेस. नाउ इट एंटर्ड फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर टू रेयर मीडियम, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. दैट इज डर लगेगा. सो यहाँ पर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंडिंग हो जाएगी. अब फिर से वो और नीचे की तरफ आ रहा है. जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रहा है वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है. इसका मतलब कि वो डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जा रहा है, तो ये और रेयर मीडियम हुआ, तो यहाँ पर और बेंडिंग ऑफ लाइट हुई. फिर ये और रेयर मीडियम हुआ, यहाँ पर और बेंडिंग ऑफ लाइट हुई. तो ऐसा चलता रहा. ठीक है, अब एक टाइम आएगा जब इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पर जो रे ऑफ लाइट है वो हमें नीचे सरफेस से टच करती हुई नहीं दिखेगी. वो हमारी आईज में सीधा यहाँ से इंटरनली रिफ्लेक्ट होकर सीधा हमारी आईज में गिरेगी. और हमें क्या लगेगा जब हम इसको रिप्रोड्यूस करेंगे इस रे ऑफ लाइट को डॉटेड फॉर्म में, तो हमें ये ट्री यहाँ नहीं यहाँ पर दिखाई देगा. तो हमें क्या लगेगा, मतलब हमें सरफेस पे भी ये ट्री दिखाई देगा. तो हमें क्या लगेगा, रिफ्लेक्शन कब बनती है, जब कोई ग्लास सरफेस हो. ठीक है, या फिर अगर ट्री की रिफ्लेक्शन है तो अगर आसपास पानी है तो रिफ्लेक्शन बनेगा. तो मैं तो यहाँ पर बैठी हूँ कैमल पे, मैं तो खुश हो जाऊंगी कि सामने तो पानी है, चलो अब पानी पी लेते हैं, बहुत प्यास लगी है. बट एक्चुअली दैट इज ऑप्टिकल इल्यूजन. तो यहाँ पर जो ट्री है वो आपको उसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पर दिखाई देगी और आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर पानी है और पानी में ट्री की रिफ्लेक्शन बन रही है. राइट, सो इट ऑल हैपन्स बिकॉज द रे ऑफ लाइट इज traveling from denser to rarer medium, and every time it is traveling more into the rarer medium,
वैसे वैसे इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो एकदम से रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज में गिरेगी। दैट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसे हम अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसको अभी यहाँ पर हम कंफ्यूज नहीं करेंगे। इस पूरे प्रोसेस में एक टाइम ऐसा आता है जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, देखो अगर मान लो ये लेयर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर लाइट आई, ठीक है, फिर वो फिर से टू अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हुई, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ना, ये 90 डिग्री हो जाएगी। देखो नॉर्मल तो यहीं बनेगा, तो नॉर्मल के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। इस टाइम पर जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं होती है, बट लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, और यहाँ से लाइट डायरेक्टली ऑब्जर्वर की आईज तक पहुँचती है। समझ आ गया? यहाँ से तो रिफ्रैक्शन होती हुई आ रही है, लाइट आ रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल थोड़ा 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 नॉर्मल से दूर जाती जा रही है। एक टाइम आएगा कि ये नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो रिफ्रैक्टेड रे, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90, और इसके बाद जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होगा, मतलब फर्दर इंक्रीज होगा, तो नाउ द रे ऑफ लाइट विल नॉट अंडरगो रिफ्रैक्शन, इट विल अंडरगो रिफ्लेक्शन, राइट। तो आपको ये पूरा प्रोसेस समझ आया। तो यहाँ से लाइट इधर गिरेगी, और जब हम इसको बैक ट्रेस करेंगे तो ये यहाँ पर पहुँचेगी, और फिर हमें वही लगेगा कि ये जो पूरी की पूरी रे है, मतलब ये जो ट्री है, इसकी यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन बन रही है। तो मतलब यहाँ पर कहीं पॉन्ड है या पानी है, मतलब किसी भी तरह से यहाँ पर पानी है जिसमें ट्री की रिफ्लेक्शन हमें नजर आ रही है। ऑल राइट, सो आई होप दिस इज क्लियर। Now coming on to the refraction of light through a rectangular glass block. तो ग्लास लैब हमारी लेबोरेटरीज में काफ़ी कॉमन होते हैं। तो एक ऐसे शीशे का एक ब्लॉक सा होता है, ठीक है, उसे हम ग्लास ब्लॉक या ग्लास लैब भी बुलाते हैं। तो उसके थ्रू एक्सपेरिमेंटली हम इस रे ऑफ लाइट को रिफ्रैक्ट होते हुए ट्रेस कर सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट आपकी क्लास 7 की बुक में था। सिंस आई डू नॉट हैव दैट सेटअप, तो मैं वो आपको करके नहीं दिखा पाई, बट अगर लैब में आपको जाने का मौका मिले, इस क्लास में शायद आपको ना भी लेके जाएं, बट एज यू गो इन क्लास 10 ये आपको पूरा एक एक्सपेरिमेंटली आपको दिखाया जाएगा, और आप बहुत ईजिली इस पूरे के पूरे प्रोसेस को समझ पाओगे, ठीक है, इस रिफ्रैक्शन के फिनोमिना को समझ पाओगे। तो देखो यहाँ पर दिस इज एयर, दिस इज ग्लास एंड दिस इज अगेन एयर। तो हमने क्या किया, एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट की फ्रॉम एयर ऑन टू दिस ग्लास स्लैब। तो इस पॉइंट पर, जहां पर ये इस बी पॉइंट पर ये आई है रे ऑफ लाइट, नाउ सिंस दिस इज गोइंग, दिस रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, क्योंकि ये रेयरर से डेंसर में जा रही थी, सो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट। सो आर डी के बीच में क्या आता है, टी, राइट। क्या बनाया था हमने, रखें तुम्हें दूर, तो किसको दूर रखना है वो तुम सोच लो, ठीक है, ओके। सो नाउ दिस रे ऑफ लाइट विल एंटर इनटू द ग्लास ब्लॉक, इसमें ट्रैवल करेगी, एंड एज सुन एज इट रीचेस दिस सरफेस, और अब ये एयर में एंटर होगी। सो नाउ this travel of ray of light from denser to rarer medium, now the ray of light will refract away from the नॉर्मल। तो अब ये नॉर्मल से दूर की तरफ को जाएगी, राइट। अब अगर आप इस इंसिडेंट रे को ट्रेस करो, ठीक है, इसको डॉटेड लाइन से ट्रेस करो आगे की तरफ, इस तरफ को, तो आप देखोगे कि इंसिडेंट रे और ये जो रे आई है विच इमर्ज्ड back from the glass slab, this is called as emergent ray. So this incident ray and emergent ray, they are going in the same direction, बिल्कुल same direction में, they are parallel to each other. Okay, so this is how the refraction of light takes place in a glass slab. If you get a chance, if you get the things, you need a paper, you need a glass block, you need some paper pins और एक source of light. जस्ट इन 3 चीज़ों की हेल्प से आप बहुत आसानी से इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट को कर सकते हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द प्रिज्म। तो प्रिज्म ना एक रेक्टेंगुलर सा ग्लास का पीस होता है। सो इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय 5 प्लेन surfaces through a triangular
क्रॉस सेक्शन। तो ट्राइंगल 5 साइड्स आपको एक तरह से देखने को मिलेंगी, 1 2 3 4 और एक नीचे 5। तो एक ऐसा प्रिज्म का सिंबल जो है वो ये होता है। तो ऐसा ही कुछ एक आपको ट्रांसपेरेंट सा मीडियम देखने को मिलेगा और उससे भी हम ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पूरा प्रोसेस समझ सकते हैं। नाउ हाउ इट हैपन्स, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि प्रिज्म जो है ना वो ऐसे है। जब हम इसे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम जो इसको सिंबल डिनोट करते हैं दैट इज ट्राइंगल, ऑलवेज रिमेंबर दैट, ठीक है। तो जब एक लाइट रे ओब्लिकली इंसिडेंट होती है इसके सरफेस पे, नाउ अगेन इट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू द ग्लास, राइट। सो इट इज गोइंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। तो जब ये रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये ऑलमोस्ट इसके अंदर एक स्ट्रेट पाथ में मूव करती हुई समझ आ रही है हमें, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि जो रे ऑफ लाइट है ना वो किस एंगल पे इंसिडेंट है, ठीक है। तो इस तरफ गई। अब इसके बाद जब नाउ इट एंटर्ड फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, इट अगेन बेंट वेयर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल से दूर। सो नाउ इफ यू रीट्रेस दिस पाथ, ये तो ये आपको एक पॉइंट पे यहां पर मिलती हुई समझ आएंगी। Okay, so this is the incident ray and the ray which emerges out from the glass block is the emergent ray. All right, अब ये जो प्रिज्म है ना इसी का यूज करके हम बड़ी सारी चीजें हम जान सकते हैं, जैसे कि हमारा डिस्पर्शन ऑफ लाइट, वो जो रेनबो बनता है। तो चलो अब उसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द डिस्पर्शन ऑफ लाइट, तो न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने एक पूरा रूम जो है वो डार्क कर दिया और एक छोटा सा होल छोड़ा जहां से सन की रेज आ रही थी, जहां से सनलाइट आ रही थी। तो जब ये सनलाइट एक अपर्चर से एंटर जहां से हो रही थी, उसी में बीच में उस पाथ में उन्होंने एक ग्लास प्रिज्म रख दिया और एक स्क्रीन लगा दी पीछे। तो उन्होंने देखा कि जब वाइट लाइट, जब सन की लाइट आई, जब वो ग्लास प्रिज्म पे गिरी तो आगे स्क्रीन पे उनको कोई एक रे नहीं, उनको बहुत सारे कलर्स दिखाई दिए। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारी सन की लाइट होती है दैट इज वाइट लाइट। तो बेसिकली इट इज कंपोज्ड ऑफ मेनी कलर्स, और ये जो कलर्स हैं जब ये एक प्रिज्म पे, मतलब जब ये वाइट लाइट एक प्रिज्म पे गिरती है तो इसके कलर्स जो है वो निखर के बाहर आते हैं। सो दिस स्प्लिटिंग अप ऑफ वाइट लाइट इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट, राइट। सो इट इज द स्प्लिटिंग ऑफ विच लाइट? वाइट लाइट। क्लियर? अब ये लाइट रे गई, ये यहाँ पर गिरी, जब ये फर्स्ट सरफेस पे गिरती है वहीं से लाइट की स्प्लिटिंग। अब क्योंकि वाइट लाइट में बड़े सारे कलर्स होते हैं तो जब वो एयर में या वैक्यूम में वाइट लाइट होती है ना तो वो एकदम नॉर्मल होती है। जैसे ही, मतलब वो बिल्कुल एक वाइट लाइट की तरह ही मूव करती है, नॉर्मल होती है। और जब वो एंटर कर जाती है इनटू द ग्लास प्रिज्म तो तब ये सारे कलर्स जो हैं ये थोड़ा सेपरेट आउट होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनकी लाइट जो है वाइट लाइट में मतलब जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स हैं उन सब की स्पीड एक ही है। लेकिन जब प्रिज्म में एंटर होती है या फिर एक ग्लास में या वाटर में एंटर होती है तो इन डिफरेंट कलर्स की जो स्पीड है लाइट की, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ दीज डिफरेंट कलर्स इज डिफरेंट। और यहाँ पर ग्लास में और वाटर में क्योंकि स्पीड डिफरेंट है तो यहाँ पर हमें स्प्लिटिंग ऑफ लाइट देखने को मिलती है। जब ये लाइट रेज फर्दर जाके दूसरे सरफेस पे गिरती हैं और आगे हम अगर कोई वाइट स्क्रीन रखते हैं तो यहाँ पर हमें पूरा रेनबो पैटर्न देखने को मिलता है। तो हमें पूरे 7 कलर्स देखने को मिलते हैं, दैट इज विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, राइट। अब होता क्या है? होता कुछ ऐसा है कि सिर्फ 7 कलर्स नहीं होते हैं रेनबो में, ये 7 प्रोमिनेंट कलर्स होते हैं। अदरवाइज एक कलर दूसरे कलर में इतना ज़्यादा मिक्स हुआ होता है कि एक्चुअल नंबर ऑफ कलर्स निकालना इस एक रेनबो से इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो मेन 7 कलर्स जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं।
ऑल राइट, तो अब जब ये वाइट स्क्रीन पे ये सब कुछ ये लाइट जो है वो फॉल होती है इस वाइट स्क्रीन पे, तो हमें एक रेनबो पैटर्न देखने को मिलता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे कम द मिनिमम स्पीड ऑफ लाइट इज ऑफ वायलेट कलर और मैक्सिमम स्पीड जो है वो किसकी होती है, रेड कलर की। वैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मिनिमम एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर इज मैक्सिमम। ठीक है, तो मतलब जिसकी स्पीड कम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, जिसकी स्पीड ज्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। राइट, तो ये एक छोटी सी लाइन है आपकी बुक में जिसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा। All right, so this is basically the dispersion of white light. So it splits into its 7 constituent colors. All right, so I hope आपको dispersion of white light समझ आया है। ऑल राइट, तो अब क्योंकि हम एंड ऑफ द सेशन में आ गए हैं, बहुत कुछ बचता है, तो जो भी हमारे स्फेरिकल मिरर्स हैं और बहुत कुछ है वो हम करेंगे रे डायग्राम सब अगले सेशन में डिस्कस। तो इस सेशन को हम कंक्लूड करेंगे 2 सिंपल क्वेश्चंस के साथ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ डायग्राम शोज अ रे ऑफ लाइट AO फॉलिंग ऑन द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब PQRS। कंप्लीट द डायग्राम टिल द रे ऑफ लाइट इमर्जेस आउट ऑफ द स्लैब। ठीक है, लेबल द डायग्राम, लेबल ऑन द डायग्राम द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे। तो देखो अब यहाँ पर एक नॉर्मल हम बनाएंगे। अब क्योंकि ये रेयरर है और ये मीडियम डेंसर है तो यहाँ पर बेंडिंग ऑफ लाइट विल बी टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होती जाएगी। नाउ अगेन व्हेन इट रीचेस दिस सरफेस, नाउ इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, सो नाउ इट विल गो फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अगर अब आप इसको रफली इसको आगे की तरफ लेकर जाओ, सो दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस वन इज द इमर्जेंट रे। राइट, तो ये जो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे है ना, इन दोनों की डायरेक्शन ग्लास प्रिज्म में सेम होती है। Now the last question is in figure AO. So in figure AO is a ray of white light falling on the prism PQR. Complete the diagram till the light emerges out from the prism and falls on the screen. अब एक white light में बहुत सारे कलर्स होते हैं, तो हमें पता है कि जब तक वो white light एयर में है या वैक्यूम में है तब तक सारे ही कलर्स की सेम स्पीड होती है, लेकिन जैसे ही वो एक ग्लास में या वाटर में एंटर करता है तो यहाँ पर जो स्पीड ऑफ लाइट है ना वो क्या हो जाती है, वो अलग अलग हो जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 7 बना देंगे। ठीक है, तो मेरी ये जो फर्स्ट है ये थोड़ी गलत बनी है, थोड़ी सी बेंड होनी चाहिए थी, तो ये आप ठीक कर लेना अपने डायग्राम में। ठीक है, तो ये होगा। अब जब एक सरफेस पे गिरी और एंटर हुई तब रिफ्रैक्ट हुई, और उसके बाद जब फर्दर सेकेंड सरफेस से बाहर को निकली तो ये फर्दर रिफ्रैक्ट हुई। ऑल राइट, ओके, ठीक है, तो इस तरह यहां पर हमें विब ग्योर पैटर्न देखने को मिलेगा। ऑल राइट, तो आपको समझ आ गया कि कैसे। अब देखो, जब हम बात कर रहे थे एक ग्लास स्लैब की, तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे की डायरेक्शन सेम थी, लेकिन जब हम बात करते हैं ग्लास प्रिज्म की तो जो इंसिडेंट रे है और जो इमर्जेंट रे है वो सेम डायरेक्शन में नहीं होती है। ऑल राइट, ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। जितने भी कॉन्सेप्ट्स किए हैं वो आपको एकदम क्लियर हैं। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर टुडे सेशन। आई होप यू एंजॉयड इट, आई होप यू अंडरस्टूड इट। आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद फर्दर टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन यू ऑल टेक केयर, एंड एज यू ऑल नो, लर्नो हम मतलब फ्री है पर बेस्ट है।